जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप और आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीसी के किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि व्हेन डिड द प्रेजेंट डे एनसीसी फॉर्मली कम इनटू एग्जिस्टेंस। वर्तमान एनसीसी औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आई। तो जो अब एनसीसी है आपको पता है, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होती है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है 15 जुलाई 1948। एनसीसी की ऑफिशियल हैंडबुक के हिसाब से जो करेक्ट डेट है वो 15 जुलाई 1948 है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर होम इज द जूनियर डिवीजन ऑफ एनसीसी मीन। एनसीसी की जो जूनियर डिवीजन है वो किसके लिए है। तो एनसीसी की जो जूनियर डिवीजन होती है वो स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। जो सीनियर डिवीजन होती है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो स्कूली छात्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन वाज द गर्ल्स डिवीजन ऑफ द एनसीसी फॉर्म्ड। एनसीसी में जो गर्ल्स डिवीजन है उसका गठन कब हुआ था। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी और एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डेट वाज एनसीसी एयर विंग रेज्ड। एनसीसी की जो एयर विंग है यानी कि जो वायु सेना से संबंधित जो एनसीसी की विंग होती है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी में जो हमारी गर्ल्स विंग की स्थापना है वो 1949 में हुई थी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एयर विंग जो है वो कब बनी थी, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए आप, और इसका जो सही जवाब है वो आपको बताना है कि जो एयर विंग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो एयर विंग की जो स्थापना हुई थी एनसीसी में वो 1 अप्रैल 1950 को हुई थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1950 के अंदर जो है इसकी एयर विंग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट, विच कोर्स वाज कंसेप्चुलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस कोर की परिकल्पना की गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ था वो 1914 से लेके 1918 तक हुआ था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। ठीक है, 1914 से लेके 1918 तक और 1939 से लेके 1945 तक। और उस समय पर यूओटीसी यूओटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर की जो है परिकल्पना की गई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द नवल विंग ऑफ एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी में जो नवल विंग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोबारा से याद कर लेते हैं इन सारी चीजों को। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। एनसीसी में गर्ल्स विंग 1949 में और एनसीसी के अंदर जो एयर विंग है वो 1950 में। तो एनसीसी के अंदर जो नवल विंग थी वो थी 1952 में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ चुके हैं हम। आपको साथ साथ जवाब भी देना है अगर आपको आंसर पता है तो। एनसीसी की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ रेजिंग द एनसीसी। भाई एनसीसी बनाई क्यों गई थी। एनसीसी सैन्य भर्ती के लिए बनाई गई थी, यूथ को नेशन बिल्डिंग के लिए ग्रूम करने के लिए बनाई गई थी, खेल आयोजन करने के लिए बनाई गई थी, या फिर फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है, आप पहले इसका जवाब दो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में, और फिर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों का जो इसका जवाब है वो गलत मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रूमिंग यूथ फॉर नेशन बिल्डिंग। इसका जो पर्पज है वो यूथ को ग्रूम करना है राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, व्हाट डज द यूनिफॉर्म ऑफ एनसीसी कैडेट प्रेजेंट। एनसीसी के कैडेटों की जो वर्दी होती है वो क्या दर्शाती है। तो एनसीसी के कैडेटों की जो वर्दी है वो दर्शाती है डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी एंड ऑनर। ऑप्शन सी, अनुशासन, सत्यनिष्ठा और सम्मान एनसीसी की वर्दी के द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सामूहिक हित के लिए एक एनसीसी कैडेट को किस चीज का त्याग करना चाहिए। व्हाट मस्ट एन एनसीसी कैडेट सैक्रिफाइस फॉर द कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो अभी अगर सभी का भला हो रहा है तो फिर व्यक्ति को खुद के भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत हित, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का जो है त्याग करना चाहिए।
अगर कलेक्टिव इंटरेस्ट है यानी कि सामूहिक हित हो रहा है तो। अगला क्वेश्चन है कि सीनियर डिवीजन विंग किन शैक्षणिक संस्थानों के लिए के छात्रों के लिए है। जो सीनियर डिवीजन या विंग होती है इज मेंट फॉर स्टूडेंट ऑफ विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो मैंने आपको बताया कि जेडी या जेडब्ल्यू जो होते हैं, जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग जो होती है, वो स्कूल लेवल के कैडेट्स के लिए होती है, और एसडी या एसडब्ल्यू सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग जो होती है वो कॉलेज लेवल के कैडेट्स के लिए होती है। तो कॉलेज यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एनसीसी से रिलेटेड तो सभी एग्जाम्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द एनसीसी फंक्शन। एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो एनसीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनसीसी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। लेकिन इसकी बजाय हम बात करें हमारा एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये जितने भी हैं पैरामिलिट्री जो फोर्सेज होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब आपका काम ये है कि आपको ये बताना है कि इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है और इस समय पर हमारे होम मिनिस्टर कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी लोकेटेड। एनसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो अगर आपसे इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर पूछी जाए, नेवी के हेडक्वार्टर पूछे जाए, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पूछे जाए या एनसीसी के हेडक्वार्टर पूछे जाए, सभी का एक ही जवाब है और वो है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। इसरो के हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो बेंगलोर के अंदर है। इसरो आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। मुंबई के अंदर आरबीआई के हेडक्वार्टर है। आरबीआई, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके हेडक्वार्टर मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935 को हुई थी। इसीलिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, व्हाट इज द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के महानिदेशक डीजी, डीजी एनसीसी की रैंक क्या होती है। तो डीजी एनसीसी की रैंक जो होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल या उसके इक्विवेलेंट होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल या इसके इक्विवेलेंट रैंक हमारी होती है, जो जिसकी डीजी एनसीसी की रैंक होती है। आपको ये बताना है कि इस समय पर, जिस समय पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय पर एनसीसी में डीजी एनसीसी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मेनी एनसीसी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन इंडिया। एनसीसी में कितनी डायरेक्टरेट हैं, कितने निदेशालय हैं। तो वैसे ऑप्शंस के हिसाब से अगर आपको टिक करना है तो करेक्ट आंसर बनेगा 17, लेकिन एनसीसी में 2 जो डायरेक्टरेट हैं वो नई बन चुकी हैं। तो अब कुल मिला के 19 डायरेक्टरेट हो चुकी हैं। कितनी डायरेक्टरेट हो चुकी हैं, 19 डायरेक्टरेट हो चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हिसाब से। पीआईबी की ये न्यूज थी, ठीक है, पीआईबी की न्यूज के हिसाब से 2 नई डायरेक्टरेट बन चुकी हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि अब टोटल मिला के जो कितनी डायरेक्टरेट हो जाएंगी, 19 डायरेक्टरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस देखने, इसमें जैसे 19 था ही नहीं तो आप 17 पे टिक कर देंगे, अगर 19 है तो आप 19 पे लगाएंगे। वन ऑफ द एम्स ऑफ द एनसीसी इज मोटिवेट यूथ टू टेक अप ए करियर इन विच फील्ड। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को किस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एनसीसी है हमारी वो किसके साथ में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ में काम करती है। जैसे डिफेंस के अंदर 3 विंग होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एनसीसी में भी 3 विंग होती हैं, आर्मी विंग, नवल विंग और एयर विंग। तो इसका मतलब ये तो है ही कि सशस्त्र बलों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या कहता है कि महिलाओं के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है। महिलाओं से संबंधित यहाँ पर है, फीमेल एएनओ की बात हो रही है। एएनओ, एएनओ एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर को बोलते हैं। आप जब स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो आपके जो टीचर होते हैं, उन्हीं में से जो एक टीचर होगा वो एनसीसी को भी संभालता है, उसे एएनओ बोला जाता है। टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर जो भी आप लेवल के ऊपर है तो उसे एएनओ बोला जाता है। एएनओ की फुल फॉर्म एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होता है। ये मेल या फीमेल हो सकते हैं। तो जब ये आपके ऑफिसर बनते हैं तो उससे पहले इनकी ट्रेनिंग होती है ओटीए के अंदर। ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी।
एनसीसी की दो ओटीए होती हैं, एक जहाँ पे विमेन यानी कि आपकी जो लेडी टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, एक यहाँ जहाँ पे मेल जो आपके ऑफिसर्स हैं एएनएस हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये यहाँ पे ये पूछा गया है कि जहाँ पे महिलाओं की ट्रेनिंग होती है वो वाली एनसीसी की ओटीए कहाँ है, तो वो है ओटीए ग्वालियर के अंदर। ओटीए ग्वालियर के अंदर, इसे WOTA भी बोला जाता है, वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एनसीसी की। तो इसका ग्वालियर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी अकादमी पुरुषों के लिए एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों के रूप में प्रोफेसरों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करती है। तो बताया था मैंने कि एक फीमेल के लिए एक मेल के लिए, और जो मेल के लिए ओटीए है वो है ओटीए कामटी के अंदर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। आईएमए जो है वो देहरादून के अंदर है, आपको याद रखना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और एनडीए जो है वो खड़गवासला के अंदर है, खड़गवासला पुणे में। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 18। टू विच प्रोग्राम डज एनसीसी रीच आउट टू यूथ ऑफ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। एनसीसी किस कार्यक्रम के माध्यम से मित्र विदेशी देशों के युवाओं तक पहुंचता है। तो देखो जब आप एनसीसी में अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर आरडीसी के थ्रू वाईपी के सिलेक्शन देते हैं, तो एनसीसी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारे श्रीलंका हो गया, कजाकिस्तान है, यहाँ पर इसके अलावा बांग्लादेश है, ये जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं हमारी या पास्ट में रही हैं, इनके साथ में हम जो है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो एनसीसी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिसमें आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। आप इंटरनेशनली जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एनसीसी की तरफ से, तो ऐसा मौका बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलता है। तो उसे हम वाईपी बोलते हैं। वाईपी की फुल फॉर्म होती है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। What kind of camps are organized by NCC to instill the spirit of a united nation? एकजुट भारत की भावना पैदा करने के लिए एनसीसी द्वारा किस प्रकार के शिविर का आयोजित किया जाता है। तो भारत के सभी युवाओं को एकजुट लाना और भारत के प्रति जो है एकजुटता की भावना को पैदा करने के लिए जो कैंप आयोजित किया जाता है उसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप बोलते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। इस कैंप का नाम अब ईबीएसबी कैंप के नाम से भी इसको जानते हैं। ईबीएसबी की फुल फॉर्म होती है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। ईबीएसबी कैंप की फुल फॉर्म होती है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैंने जो कैंप अटेंड किया था वो था SNIC यानी कि स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो कि दीमापुर में था, दीमापुर नागालैंड। ठीक है, दीमापुर नागालैंड। तो आप देख सकते हैं कि एनसीसी के थ्रू आपको बहुत सारी जगह पे घूमने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे मुझे नागालैंड घूमने को मिली, आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। क्वेश्चन है यहाँ पे 20। एक एनसीसी ग्रुप का जो नेतृत्व करने वाले अधिकारी की क्या रैंक होती है। एनसीसी आपको पता है कि ऊपर सबसे ऊपर जैसे हम देखते हैं कि डायरेक्टरेट होती है, ऐसे ही तो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है। एनसीसी का जो ग्रुप होता है उसके जो नेतृत्व करने वाले अधिकारी की रैंक क्या होती है। व्हाट इज द रैंक ऑफ एन ऑफिसर हु हेड्स एन एनसीसी ग्रुप। तो एनसीसी ग्रुप को जो हेड करता है उसकी जो रैंक होती है वो ब्रिगेडियर रैंक या उसके इक्विवेलेंट रैंक के अधिकारी होते हैं। लेकिन आपकी जो बटालियन होती है उसके जो हेड होते हैं वो कर्नल रैंक या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं, या फिर उसके समकक्ष, उसके इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। जैसे नेवी और एयरफोर्स के अंदर ये देखा जाएगा कि कर्नल रैंक के इक्विवेलेंट रैंक क्या है, उस रैंक के अधिकारी आपको मिलेंगे नवल विंग या एयर विंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा अधिनियम एनसीसी के गठन और विनियमन का प्रावधान करता है। विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एनसीसी। तो एनसीसी के रेगुलेशन और इससे संबंधित जो रूल्स हैं वे हैं हमारे एनसीसी एक्ट 1948 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि एनसीसी की जो स्थापना है वो 15 जुलाई 1948 को हुई थी। तो एनसीसी एक्ट 1948 के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन हमारा 22 है। व्हाट डज द रेड कलर इन द एनसीसी फ्लैग सिंबलाइज। एनसीसी ध्वज में जो लाल रंग जो होता है वो किसका प्रतीक होता है। देखो लाल एनसीसी ध्वज के अंदर भी तीन कलर होते हैं, एक लाल रंग होता है, एक हमारा हल्का नीला रंग होता है और एक गहरा नीला रंग होता है। लाल रंग जो होता है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, हल्का नीला जो रंग होता है वो इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है और गहरा नीला जो रंग होता है वो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एनसीसी के फ्लैग में एनसीसी भी लिखा होता है, गोल्डन कलर में लिखा होता है, या गोल्डन या येलो आप कह सकते हैं। और इसके अलावा उसमें दो डॉट्स भी होते हैं।
वे दो डॉट्स दो ओटीए को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ओटीए अभी हमने देखी थी ना कि एक वुमेन ओटीए थी और एक मेल ऑफिसर्स के लिए ओटीए थी, उन दो ओटीए को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और एक जो हमारा एनसीसी फ्लैग है उससे, जो अभी वाला एनसीसी फ्लैग है उसे 1954 में अपनाया गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने अभी आपको बताया रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर्मी को रिप्रेजेंट करेगा, थल सेना को। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डीप ब्लू कलर इन द एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट, यानी कि जो गहरा नीला रंग है एनसीसी ध्वज में, जो गहरा नीला रंग है वो किसे दर्शाएगा। एनसीसी में गहरा नीला रंग जो है वो नेवी यानी कि नौसेना को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है, नौसेना को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है व्हाट डज द लाइट ब्लू कलर इन द एनसीसी फ्लैग स्टैंड्स फॉर। एनसीसी ध्वज में जो हल्का नीला रंग होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो हल्का नीला रंग एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एनसीसी के ध्वज के अंदर एक कमल के फूलों की एक रीत बनी होती है। ठीक है, हाउ मेनी लोटस फ्लावर आर देयर इन द रीथ ऑफ द एनसीसी फ्लैग। जो एनसीसी ध्वज के अंदर पुष्पांजलि यानी कि कमल के फूलों की जो रीत बनी होती है उसमें कितने कमल के फूल होते हैं, तो उसमें 17 होते हैं। ठीक है, और ये 17 जो है वो एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक एनसीसी में 17 डायरेक्टरेट है, तो एनसीसी की फ्लैग के अंदर भी ये 17 ही बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर व्हाट डू दी 17 लोटस फ्लावर इन दी एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट। एनसीसी के ध्वज में जो 17 ये फूल होते हैं, कमल के फूल, ये क्या दर्शाते हैं, ये एनसीसी की डायरेक्टरेट्स को दर्शाते हैं। किसको, डायरेक्टरेट्स को, एनसीसी निदेशालय को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारा 27, व्हाट डू दी टू डॉट्स इन दी एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट। एनसीसी के ध्वज में जो दो बिंदु होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। इसका जवाब आप सभी को अभी देना है, क्योंकि मैं इस बात को आपको बता चुका हूं अभी, तो इससे इतना पता लगेगा कि आप कितने ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सभी के सभी इसका जवाब जरूर दें कि जो दो डॉट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जवाब मैं नहीं दे रहा आपको, आपको ही देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 28 पे। हु इज एम्पावर्ड टू मेक द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द एनसीसी एक्ट। एनसीसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम को बनाने का अधिकार किसके के पास है। तो देखो, नियम बनाने का जो अधिकार है वो तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। ठीक है, डीजी एनसीसी या जो भी है वो जो है, हम जो नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन बनाने का अधिकार, कानून, जैसे देश के अंदर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास। और संसद में कौन बैठते हैं, जो सरकार होती है वो बैठती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात, एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, तो संसद बनाती है कानून। वैसे यहाँ पे भी नियम बनाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या नियम बनने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, सेवा विषयों के साथ साथ आपातकालीन स्थितियों के लिए कैडेटों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। अलोंग विद सर्विस सब्जेक्ट कैडेट्स आर आल्सो ट्रेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी की बात हो रही है, इमरजेंसी के क्या है इसमें, इमरजेंसी के इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। भाई हमको मैप रीडिंग सिखाई जाती है, हमको वेपन ट्रेनिंग सिखाई जाती है, इसके साथ साथ और क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट भी सिखाई जाती है। भाई कल को कोई मजबूरी हो जाए तो हमको पता हो कि आपदा से कैसे निपटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि एनसीसी सेवा प्रशिक्षण और ड्रिल सत्रों के दौरान सिखाए जाने वाले मुख्य मूल्य क्या है। व्हाट आर दी कोर वैल्यूज टॉट ड्यूरिंग द एनसीसी सर्विस ट्रेनिंग एंड ड्रिल सेशन। तो जो कोर वैल्यू सिखाई जाती है वो धन निर्माण नहीं सिखाया जाता, ना ही पॉलिटिकल ज्ञान दिया जाता है, ना ही ये बताया जाता है कि खुद का फायदा कैसे करें। जो बताया जाता है वो बताया जाता है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में कैसे रहना है और टीम वर्क में कैसे काम करना है। एनसीसी का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। आपसे पूछा जाए कि एनसीसी का मोटो क्या है, तो आप कहेंगे जी एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन जो है वो एनसीसी का मोटो है। और यही बातें एनसीसी के अंदर सिखाई जाती हैं, इसके अलावा नहीं सिखाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि 1963 में एनसीसी के आधिकारिक गान के रूप में किस गीत को अपनाया गया था। तो विच सॉन्ग वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल एंथम ऑफ द एनसीसी इन 1963। देखो वैसे अगर हम बात करते हैं एनसीसी सॉन्ग के बारे में, तो अभी के लिए जो एनसीसी सॉन्ग है वो है हमारा हम सब भारतीय हैं। लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ था, तो जब अलग अलग तरीके से स्टार्ट हुआ था, पहले सबसे पहले जो सॉन्ग बना था 1963 के अंदर वो था कदम मिला के चल। ठीक है, आपको मेन जो याद रखना है इसके अंदर, हमारा जो अब का एनसीसी सॉन्ग है वो ये है, करंट में जो एनसीसी सॉन्ग है
वो ये है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, मेन जो फोकस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा कि एनसीसी सॉन्ग क्या है। लेकिन अगर एग्जाम को मुश्किल बनाने की कोशिश की जाती है तो 1963 के अंदर बोलेंगे कि जो अपनाया गया था वो कौन सा था, तो वो था कदम मिला के चल। ठीक है, तो आप अगर वो भी आता है, मुश्किल भी आता है क्वेश्चन, तो उसको भी अटेम्प्ट कर पाए। फिर जो हमारा सॉन्ग है हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय हैं, ये आपने एनसीसी सॉन्ग अगर गाते हुए किसी को सुना है या खुद गाया है तो ये है, हम सब भारतीय हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये जो भारतीय वर्ड होता है ना, इसमें पहले ये भारतीय वर्ड नहीं था, इसमें पहले इस सॉन्ग में होता था कि हम सब हिंदी हैं, ये था उस सॉन्ग के अंदर। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि ये जो भारतीय शब्द एनसीसी गीत में, हिंदी शब्द को भारतीय शब्द से, पहले तो हम सब हिंदी है ये होता था, अब हिंदी को भारतीय कौन से सन में करा गया ये पूछा गया। तो हिंदी को भारतीय करा गया है 1980 के अंदर, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ये थोड़ा मुश्किल अगर पेपर बनाते हैं तो वो है, लेकिन फिर भी आपको पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, ये आप बताइए, फॉर विच डॉक्यूमेंट्री वाज द सॉन्ग हम सब हिंदी हैं सेलेक्टेड। हम सब हिंदी हैं ये जो गीत है उसका चयन जो है वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री के लिए किया गया था, तो आपको नाम से पता लग रहा है कैडेट्स डायरी। कैडेट्स डायरी से यहाँ पे क्या मतलब है, देखो कैडेट, आप जब भी एनसीसी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो रैंक होती है, सबसे पहली रैंक वो कैडेट होती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में एनसीसी में लगभग कितने कैडेट नामांकित हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कैडेट्स आर करंटली एनरोल्ड इन दी एनसीसी। तो 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख जो कैडेट हैं वो एनसीसी के अंदर एनरोल्ड है, ऑप्शन डी। सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है एनसीसी। क्वेश्चन है हमारा 35 कि 1968-69 में एक युवा उत्सव में हम सब हिंदी हैं गीत पहली बार कहां प्रस्तुत किया गया था। वेयर वाज द सॉन्ग हम सब हिंदी है फर्स्ट परफॉर्म्ड एट ए यूथ फेस्टिवल इन इंडिया, 1968 और 69 के अंदर। तो इसका आंसर चंडीगढ़ है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% बात है। सबसे पहला आप बस इस क्वेश्चन को और देखिए कि पहली बार जो एनसीसी गीत बनाया गया तो उसका विचार पहली बार कब आया था। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 36 है, तो इसका जो विचार आया था वो 1956 के अंदर आया था, और हमारा जो एनसीसी फ्लैग बना था वो 1954 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। अब एनसीसी सॉन्ग को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, कश्मीर की धरती रानी है सरताज हिमालय है। जब आपने अगर एनसीसी सॉन्ग को गाया है या सुना है या आप पढ़ के भी देखिएगा तो उसमें एक लाइन आती है बीच में, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रगान को हम पढ़ते हैं तो उसमें बीच में बहुत सारी लाइनें हैं, उसी तरीके से जो हमारा एनसीसी सॉन्ग है उसमें एक लाइन आती है कि कश्मीर की धरती रानी है सरताज हिमालय है। तो कश्मीर की धरती रानी है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनसीसी गीत में किस स्थान की धरती को रानी कहा गया। कश्मीर की धरती रानी है तो कश्मीर की धरती को रानी कहा गया है, ऑप्शन सी। इन द एनसीसी सॉन्ग द लैंड ऑफ विच प्लेस इज रेफर्ड एज रानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सरताज हिमालय है तो विच माउंटेन इज मेंशन्ड एज सरताज इन एनसीसी सॉन्ग। एनसीसी गीत में किस पर्वत का उल्लेख सरताज के रूप में किया गया, तो सरताज कौन है, हिमालय। ठीक है, क्योंकि हिमालय सबसे ऊपर है, हमारे इंडिया के मैप में हम देखेंगे सबसे ऊपर है, नॉर्थ में है, तो सर के ऊपर जो ताज है उसकी तरह हमारा हिमालय देश के ताज की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द ओरिजिनल राइटर ऑफ द करंट एनसीसी सॉन्ग। वर्तमान एनसीसी गीत के मूल लेखक कौन है, तो देखो वर्तमान एनसीसी गीत जो है हम सब भारतीय हैं। वैसे बहुत सारी बुक्स के अंदर उसका जो आंसर है वो सुदर्शन फाकिर जी दिया गया है, लेकिन अगर आप एनसीसी की ऑफिशियल बुक के हिसाब से जाते हैं तो अज्ञात है, हमें नहीं पता है कि उसका राइटर कौन है, और वैसे भी ये कई बार चेंज हुआ है। और अगर अननोन ऑप्शन के अंदर नहीं है तो सभी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुदर्शन फाकिर जी को जो है माना जाता है कि इन्होंने जो है एनसीसी सॉन्ग लिखा है, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन के अंदर अननोन है ऑप्शन में तो आप अननोन पे टिक करेंगे, अदरवाइज अगर सुदर्शन फाकिर जी दिया और अननोन नहीं दिया है तो सुदर्शन फाकिर विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन ऑफिशियल जो एनसीसी की हैंडबुक है उसके हिसाब से, रिवाइज्ड जो नए वाली जो एनसीसी की हैंडबुक है उसमें
लिखी गई है ये बात कि इनके जो राइटर हैं उनका पता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डज द एनसीसी एम टू क्रिएट? एनसीसी का उद्देश्य किस प्रकार का मानव संसाधन जो है वो तैयार करना है? तो एनसीसी का उद्देश्य तैयार करना है तकनीकी विशेषज्ञ, राजनीतिक धनी, या फिर ऑर्गेनाइज ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ, संगठित प्रशिक्षित और प्रेरित युवा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर आओ। हाउ मेनी बोनस मार्क्स आर गिवन टू एन एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन आर्मी अग्निवीर रिक्वायरमेंट? सेना अग्निवीर भर्ती के अंदर एनसीसी प्रमाण पत्र धारक को कितने बोनस अंक दिए जाते हैं? आपको पता है कि अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपके पास ए है, बी है या सी है, तो आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं आर्मी की भर्ती के अंदर। आर्मी यानी कि अग्निवीर की भर्ती में तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आप सोच के देखो, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मिनिमम ग्रेड इज रिक्वायर्ड इन द एनसीसी सी सर्टिफिकेट फॉर आर्मी ऑफिसर एंट्री? सेना अधिकारी प्रवेश के लिए एनसीसी सी प्रमाण पत्र में न्यूनतम कौन सा ग्रेड आवश्यक है? तो देखो, न्यूनतम ग्रेड की बात कर रहे हैं हम। न्यूनतम ग्रेड, अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री क्या होती है कि जब आप, एक ऐसी एंट्री होती है कि अगर आपको सेना के अंदर ऑफिसर बनना है तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्टली आपको बिना एग्जाम दिए सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। उसको हम एनसीसी स्पेशल एंट्री बोलते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के अंदर मिनिमम बी ग्रेड होनी चाहिए। आपकी 3 जो है ग्रेड होती है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट पास हो गया आपको, तो उसमें या तो आपको ए ग्रेड मिलेगी, या बी ग्रेड मिलेगी, या सी ग्रेड मिलेगी। तो अगर आपको सी ग्रेड मिली है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी मिनिमम जो है वो बी ग्रेड होनी चाहिए, और ए ग्रेड है तो बहुत अच्छी बात है, बी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो है ए या बी ग्रेड होनी चाहिए अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो। और सर सी सर्टिफिकेट के 50 मार्क्स होते हैं। ठीक है, उस 50 मार्क्स में से अगर आपका ए ग्रेड है तो आपको 50 में से 50 मिल जाते हैं, और बी ग्रेड है तो आपको 50 में से 25 मार्क्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सीडब्ल्यूएस इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द हाई रिस्क एनसीसी एक्टिविटीज? उच्च जोखिम वाली एनसीसी गतिविधियों के दौरान मृत्यु के मामले में सीडब्ल्यूएस द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? सीडब्ल्यूएस क्या होती है? देखो, सीडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म होती है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। क्या होती है सीडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म? कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। और अगर ऐसा कोई अनहोनी हो जाती है तो सीडब्ल्यूएस के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए जो है उसकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सीएपीएफ, सीएपीएफ मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी कि जितने भी ये हमारी सीआईएसएफ होगी, हमारी दिल्ली पुलिस है, या इसके अलावा एसएसबी है, आईटीबीपी है, ये जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, इनमें भी अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलते हैं, 5%। यानी कि अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, 200 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर आपका एग्जाम 400 मार्क्स का है तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, ऐसे मार्क्स मिलते हैं। तो सीएपीएफ भर्ती में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को कितने अतिरिक्त प्रतिशत अंक मिलते हैं? तो अतिरिक्त जो है वो 5% एक्स्ट्रा जो है मार्क्स वो मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए एज लिमिट कितनी है? एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए एज लिमिट, एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ये भी स्पेशल है यहाँ पे। एयरफोर्स में आप पायलट बनना है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, डायरेक्ट आप एसएसबी के लिए जा सकते हैं। कंडीशन है 20 से 24 साल की एज लिमिट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा 20 से 24 साल की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि जो सी प्रमाण पत्र के साथ में अगर आपने आरडीसी कैंप भी किए, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप होता है जो दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और कह रहे हैं कि सी प्रमाण पत्र के साथ में अगर आपने गणतंत्र दिवस का शिविर किया, आरडीसी कैंप में भी किया है,
तो ऐसे कैडेटों को अगर सेना अग्निवीर की भर्ती के लिए वो जाते हैं तो कितने अंक मिलते हैं? देखो हमको पता है कि सी सर्टिफिकेट वालों को तो 20 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आपने सी सर्टिफिकेट भी और साथ में आरडीसी भी कर रखा है तो फिर आपको 25 नंबर मिलेंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 मार्क्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडब्ल्यूएस द्वारा हर साल शैक्षणिक रूप से मेधावी कैडेटों को कितनी छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है? व्हाट इज द स्कॉलरशिप अमाउंट अवॉर्डेड बाय द सीडब्ल्यूएस टू एकेडमिकली ब्रिलियंट कैडेट्स एवरी ईयर? तो उनको दिए जाते हैं 4500 रुपए, ठीक है। 4500 रुपीज जो है दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो 4500। यहाँ पे रुको एक मिनट, शैक्षणिक रूप से मेधावी कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? छात्रवृत्ति की बात हो रही है बेटा, क्या पूछा गया है? छात्रवृत्ति पूछी गई है। छात्रवृत्ति जो मिलती है वो 6000 रुपये मिलती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, छात्रवृत्ति। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बेस्ट कैडेट को कैश प्राइज कितना मिलता है, बेस्ट कैडेट को कैश प्राइज तो वो 4500 मिलता है ग्रुप लेवल के ऊपर, ठीक है। छात्रवृत्ति अगर आपसे पूछी जाती है तो वो मिलती है 6000, 6000 रुपए। और बेस्ट कैडेट को अवार्ड अगर पूछा जाता है, बेस्ट कैडेट का अवार्ड वो भी ग्रुप लेवल के ऊपर, तो वो मिलता है 4500। तो ये आपको याद रखनी है दोनों की दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी बोनस मार्क्स डज एन एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर गेट इन इंडियन एयर फोर्स अग्निवीर रिक्वायरमेंट? वायुसेना की अग्निवीर भर्ती में एनसीसी ए प्रमाण पत्र धारक को बोनस अंक जो है वो कितने मिलते हैं? तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है और आप इंडियन एयर फोर्स की भर्ती के लिए जाते हैं अग्निवीर वायु की, तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, which examination are NCC C certificate holders exempt from for Navy regular commission officer? नौसेना नियमित कमीशन अधिकारियों के लिए एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारकों को किस परीक्षा में छूट दी जाती है? तो देखो जो है आपका यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया? आपकी नेवी के बारे में पूछा गया। तो एनडीए है, एनडीए तो नहीं आएगा। एनडीए का जो आपका एग्जाम होता है वो आपका 12th के लास्ट ईयर में या फिर 12th के बाद दे सकते हैं। एनडीए की फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है जो कि खड़गवासला पुणे के अंदर है। एफकैट का जो एग्जाम है वो तो नेवी वालों के लिए होता है, नहीं वो तो एयरफोर्स का एग्जाम होता है, ठीक है। एयरफोर्स का एग्जाम होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। अब दो एग्जाम बचे हमारे पास, एक दो ऑप्शन तो हमारे कट ही गई, बचे दो एग्जाम। एक तो आईनेट का एग्जाम होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, और एक हमारा होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि सीडीएस की परीक्षा। तो इसमें से जो आपका एग्जाम होगा वो कौन सा नहीं देना पड़ता? तो आपने सुना भी होगा कि सीडीएस का एग्जाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट बुला लिए जाते हैं। तो सीडीएस क्योंकि आपको एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के साथ में ग्रेजुएशन भी चाहिए, और ग्रेजुएशन बेस पे जो एग्जाम होता है वो सीडीएस का एग्जाम होता है। तो और यही एग्जाम जो है जिसे एग्जाम्प्ट किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को दो पार्ट्स में रखते हैं। 50 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में कर लिए, बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और इस तरीके से करके टोटल 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और इसका जो लिंक है, जो नेक्स्ट वाली वीडियो है, वो मैं नीचे ही प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप साथ के साथ दोनों वीडियोस को देख के अपने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।